तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। आज हम चुनाव के, उत्तर प्रदेश के चुनाव के, बाकी राज्यों में भी, पंजाब और गोवा में भी इलेक्शन जो है वो अपने चरम पर है, लेकिन हम बात करने वाले हैं अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव के दोनों फेजेस की। पहला फेज जो शुरू हुआ, जो 7 फेजेस में होने वाले हैं 403 सीटों पर, उसका जो पहला फेज शुरू हुआ है वो हुआ है 10 फरवरी से शुरू, और जो दूसरा हुआ वो 14 को समाप्त हो गया। और हम आज दोनों फेजेस के बारे में आपके सामने अच्छे से और पूरी डिटेलिंग के साथ खबर लाएंगे और आपके सामने बताएंगे कि इलेक्शंस कैसे हुए, ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसी रही, कितने परसेंटेज हुए, कहाँ कितने परसेंटेज हुए, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोट पड़े। लेकिन इसको सुनने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सब्र से बैठिएगा, चूंकि मामला डिटेल का है। थोड़ा सा इस बारे में आपको जानने का ये ख्वाहिश होगी कि किस सीट पे कितने परसेंटेज हैं, तो हम आपके सामने सारी खबरें लाए हैं। बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपको ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये फर्स्ट फेज को रहेगा। फर्स्ट फेज में हम आपको बताने वाले इलेक्शन कैसे हुए। उत्तर प्रदेश की टोटल 403 सदस्यीय विधानसभा के लिए 7 चरणों में टोटल चुनाव होने हैं, कंप्लीट होने हैं, और उसमें से 2 फेजेस कंप्लीट हो गए। हम हर 2 फेजेस पर आपके सामने लाते रहेंगे, और लास्ट वाला जो होगा वो तीसरे फेज पर हम लाएंगे। उसके बाद तो आपको पता ही है, फिर नतीजा आ जाएगा और नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर पुराने वाले रहे तो पुराने सही, नए वाले आए तो नए सही। खैर, काम चलता है, चलता रहेगा। लेकिन अब हम आपको डिटेल पे ले चलते हैं। याद रखिए कि पहले फेज में 11 जिलों के 58 सीटों पर इलेक्शंस हुए। 11 जिलों के 58 सीटों पर, और लगभग माना जा रहा है कि अगर एक जो एवरेज रहा वो 60% के आसपास रहा। याद रखिएगा, गोवा में 78% के आसपास वोटिंग हुई है। हमें पता है कि गोवा में जो स्तर है पढ़ाई का या वोटिंग पार्टिसिपेशन का, वो इसलिए ज्यादा है कि अवेयरनेस ज्यादा है। खैर, अभी बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 60.17% माना जा रहा है कि फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुए। अब मैं आपको जिला वाइज बता देता हूं कहां कितने परसेंटेज हुए। सबसे अधिक मतदान करने वाले जिलों में शामली है 66.14%, मुजफ्फरनगर में 65.32% और मथुरा में 62.90% मतदान हुआ है। हम आपको इन दोनों फेजेस के बाद आपको हम वहां के जो उत्तर प्रदेश चुनाव के जो टॉपिक्स रहे, जिन टॉपिक्स पर या जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा बहस हुई और किन पर होनी चाहिए थे, इस पर हम अपनी राय आपको बताएंगे। आपको जैसा लगे आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में उसको जरूर बताइएगा। गौतम बुद्ध नगर में लगभग 54.38 से 48% मतदान हुआ। गाजियाबाद, मेरठ, आगरा में भी लगभग मानिए कि 52.43, 60% और 60.23% के साथ साथ लगभग मतदान चला। जिन 11 जिलों में चुनाव हुए उनमें है शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा शामिल हैं। 58 सीटों पर जो टोटल उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हुए थे वो 623 थे, और यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में 9 मंत्रियों के भाग्य का फैसला पहले चरण में हुआ है, जो मैं आपको वे सुरेश राणा, अतुल गर्ग, श्रीकांत शर्मा, संदीप सिंह, अनिल शर्मा, कपिल देव अग्रवाल, दिनेश खटिक, डॉक्टर GH धर्मेश्वर चौधरी, लक्ष्मी नारायण है। ये जो 9 के 9 मंत्री थे, इनके भाग्य का फैसला बीजेपी सरकार में हुआ है। आप समझ सकते हैं, एक तो सीट के हिसाब से भी जो 58 सीट हैं, जिसमें आपको पता है कि जो किसानों का क्षेत्र है, जो किसानों का एरिया रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया, उसके अलावा भी हमीरपुर वगैरह का जो एरिया है उसका भी बहुत बड़ा इसमें, जहां के किसानों ने, आपने देखा कि वहां के किसानों पर जिस तरह की बातें हुई, और आज जो बात हुई है कि आशीष मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, उनको जमानत मिल गई, जिन पर 4 लोगों की हत्या का संगीन आरोप था। कुछ वीडियो विजुअल्स थे जिनको आधार बनाया जा रहा था। लेकिन विपक्ष का जो आरोप है वो ये हो गया है इस मामले में कि सरकार ने अपना पक्ष अच्छे से नहीं रखा, क्योंकि सरकार का पक्ष जो था वो रियल में सरकार का पक्ष नहीं था। सरकार का पक्ष वो था जिसमें आशीष मिश्रा को बचाया गया। तो ये हम लोग बात करेंगे जब हम टॉपिक, यानी कि जो एजेंडा रहे, जो इश्यूज रहे और जिन पर हमने इलेक्शन की, मतलब इन नेताओं ने इलेक्शन की बात रखी, उसमें करेंगे। खैर, अभी आ जाते हैं हम। अब मैं आपको थोड़ा सा इससे जोड़ता हूं पुराने वाले 2017 में, जब योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। भाजपा ने 58 में से इन सीटों में से 53 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार आपको पता है 1 साल से ज्यादा चले किसान आंदोलन में, और उस पर जिस बेतहाशा तरीके से मौसम की फिक्र किए बिना, किसानों के हालात की फिक्र किए बिना जिस तरह से गाज गिरी सरकार की, और बाद में सरकार ने कह दिया, यानी कि जो 700 किसान जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इससे इफेक्टेड हुए और लगभग 200 से ज्यादा किसान उसमें मर गए, उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि यानी कि उनका जो आंदोलन था वो बिल्कुल सही था। सरकार अगर ये पहले मान लेती तो इतनी कीमती जानें बच गई होती। 1 साल तक किसानों को अपना घर बार काम काज छोड़कर ठंड में और कई बार सरकार के हमले से जो पानी पड़ा है उस पर उससे बच गए होते। खैर, ये सरकार की जबरदस्त फेलियर है, जो गवर्नमेंट ने कहा कि हम समझा नहीं पाए। क्या किसान बेवकूफ है जो सदियों से, पुश्तों से किसानी करता आ रहा है, खेती करता आ रहा है, आप उसको किसानी और खेती का फायदा नहीं समझा पाए? बुलशिट। अब आते हैं यहां से, तो मैंने आपको बताया 58 से 53 सीटें जीती थी। इस बार क्या होगा, लेकिन जहां तक स्कॉलर्स और जहां तक
राजनीतिक पंडितों का कहना है, उन्होंने कहा है कि इसका सीधा फायदा खासकर जो पहला चुनाव में तो वो तो अबा भी गया कि पूरी तरह से झुकाव जो था वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की तरफ था। एकदम क्लियर कट जो एनालिसिस हुई है उसमें बड़े बड़े जितने भी जो लोग इलेक्शन को एनालाइज करते हैं उन्होंने बताया है। प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र में जो उसमें रहे मैं आपको बता दूं, नोएडा है। नोएडा में बीजेपी के यूपी अध्यक्ष पंकज सिंह को सपा के सुनील चौधरी, कांग्रेस के पंखुड़ी पाठक और आम आदमी पार्टी के पंकज अवाना से चुनौती मिलेगी या मिल गई। और मैं आपको मुजफ्फरनगर में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। आपको याद होगा उस वक्त के लिहाज से वो बहुत बड़ा नाम बन गया था और इतना बदनाम हो गया था वो मामला कि इतने बेकसूर लोग वहां मरे थे और कई विस्थापित हो गए थे। दंगों ने मुस्लिम और जाट समुदाय में बहुप्रतीक्षित संबंधों के बीच एक खाई पैदा कर दी थी। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह के जाटों के जो आपको याद होगा जाटों के मामले में भी विपक्ष इल्जाम लगाती है कि जाट के आरक्षण के मामले को सरकार ने इतने कमजोर तरीके से कोर्ट में पेश किया कि माननीय कोर्ट ने फैसला उनके खिलाफ दे दिया। विपक्ष का यह कहना था कि इसमें कई सारी दलीलें ऐसी थीं जो सरकार के सामने रखी ही नहीं गई। तो खैर ये सारे टॉपिक्स अब मैं आपको नीचे बताऊं। बेखौफ बेबाक लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं, हम लाते रहेंगे। जो बीजेपी मौजूदा विधायक और मंत्री कपिल देव अग्रवाल को इस सीट में मैदान में उतार रही है कहां, और सपा रालोद गठबंधन में सौरभ को मैदान में उतारने का फैसला किया गया और कांग्रेस ने सुबोध शर्मा को मैदान में उतारा है। और इस सीट से ये क्लियर कट जाहिर है कि मामला अगर आप यहां से देखेंगे तो मुजफ्फरनगर के बीच का है और जहां अक्सर आपने सुना होगा माइग्रेशन की टॉपिक रही, हिंदू मुसलमान मुद्दा रहा, इन सब चीजों पर यहां बातें हुई। अब मैं आपको यहां से लेकर चलूं, बागपत का मामला यह रहा कि सपा रालोद गठबंधन बागपत सीट से पूर्व ऊर्जा मंत्री स्वर्गीय नवाब कोकब हमीद के बेटे अहमद हमीद को मैदान में उतारेगा। सपा रालोद दोनों गठबंधन करके बहुत मशहूर वहां पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले नवाब कोकब हमीद के बेटे हैं जो अब अहमद हमीद हैं। रिजल्ट क्या होता है उस पर होगा, इलेक्शन तो हो गए। अब मैं यहां से आपको बताऊं, इस भाजपा ने यहां से उतारा है योगेश धामा को। पिछले चुनाव में बागपत से बसपा के उम्मीदवार हमीद धामा से हार गए थे। ये पिछले बार का 2017 का हमारा एनालिसिस है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने बागपत विधानसभा सीट से अनिल देव त्यागी को मैदान में उतारा है। मथुरा में आइए, आजकल आपको पता है मथुरा जो मंदिर और के सवाल पर अभी हॉटकेक बना हुआ है भारत का, उसको एक तरह से धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के जमाने में जिस तरह से कोशिश की जा रही थी उसी तरह से मथुरा को कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब हमारे पास जब किसी भी इतिहास हम पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि जब किसी भी देश या किसी भी सरकार के पास जो असली जो चुनौतियां हैं, जो असली उसके अचीवमेंट्स हो सकते थे, उपलब्धियां हो सकती थी, जब वो गिनाने को नहीं होते हैं तो फिर वो उन मुद्दों को उठाती है जिससे भावनाएं और सेंटिमेंट हमारा प्रोवोक होता है, इंस्टिगेट होता है, उसको कोशिश की जाती है करने की। यहां हमने ये चीज देखा है और अभी हम वही देख रहे हैं। आपको मैं अगर एक स्टेटमेंट बताऊं कि दो जगह दो नेताओं के, जिसमें आप समझ सकते हैं कि एक जगह अखिलेश यादव के और दूसरी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आप सोचिए, एक बात गौर करने की है, गोवा में ममता बनर्जी को वहां इलेक्शन लड़ने के लिए जब वो गई तो उनके एक स्टेटमेंट को जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं कि देखिए, वो कहती हैं कि हमने हिंदुओं के वोट को बांटने के लिए काम किया है। यानी नरेंद्र मोदी उतर गए हिंदू मुसलमान पर प्रधानमंत्री होने के बावजूद, और उसको वो कह रहे हैं क्या ये सेकुलरिज्म है? आप खुलेआम कह रहे हैं और आप ये भूल गए कि आप जो खुलेआम कभी जो कहते हैं कि हम मतलब इस तरह का रूल लाएंगे जिससे क्लियर कट नजर आता है। क्लियर कट आपके बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि इलेक्शन से पहले बिहार में ही आपको याद होगा गिरिराज सिंह ने कहा था कि अगर बिहार में भाजपा हारती है तो पटाखा पाकिस्तान में फोड़ा जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? इस तरह के कई सारे बयान हैं। लेकिन उस मामले में आपको पता ही है, इलेक्शन कमीशन जो है भारत की, भारतीय जनता पार्टी के मामले में बिल्कुल चुप रहती है। जैसे लगता है कि वो एक्टिव क्या, नॉन एग्जिस्टेंट है। अब हम आपको यहां से बताएं, हम आपको बीच में बताते चल रहे हैं उस सीट के जो इंपॉर्टेंस है वो। मतलब भाजपा ने मौजूदा सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को मथुरा से मैदान में उतारा है। इस बीच कांग्रेस ने प्रदीप माथुर को इस सीट से मैदान में उतारा है। अभी तक इस सीट पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का कब्जा रहा है, इसलिए अक्सर माना जाता है कि यहां इन्हीं दोनों में से कोई जीतेगा। सपा ने इस सीट से पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल को मैदान में उतारा है और वो इस साल मथुरा सीट से पदार्पण करना चाहेगी। उसको लग रहा है कि अगर यहां कांग्रेस या बीजेपी कमजोर पड़ती है, कांग्रेस के बारे में वो बहुत हद तक कंप्लासेंट है, लेकिन उसको बीजेपी से तो तय है कि चैलेंज है, लेकिन वो उसको लग रहा है इस बार उसको वहां से अपनी उम्मीदें हैं। अतरौली पर आते हैं।
अलीगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाली अतरौली विधानसभा सीट पर बीजेपी 2017 के अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी, चूंकि वो वहां जीत गई थी और जबरदस्त जीती थी। संदीप सिंह अपने कार्यकाल के दौरान कम प्रोफाइल रखने और किसी विवाद से दूर रहने में भी कामयाब रहे हैं। इस बीच उन पर किसी इस तरह का आरोप नहीं रहा है। इस बीच सपा ने वीरेश यादव को इस सीट से और कांग्रेस ने धर्मेंद्र लोधी को इस सीट से उतारा है। ये सब आपको नाम है जिनके बीच इलेक्शन हो चुके, जिनके बीच नतीजे आ चुके हैं। कैराना आपको पता ही होगा, पिछले बार अमित शाह तक वहां दौरा कर आए थे, जो हमारे देश के मतलब कह सकते हैं नंबर 2 हैं। वैसे तो वो होम मिनिस्टर है, लेकिन उनको नंबर 2 भी माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद सबसे पावरफुल आदमी है। वो भी कैराना दौड़ कर आए और उन्होंने भी वही धर्म का जबरदस्त पुट डाला है उसमें। कैराना में सपा राष्ट्रीय लोक दल रालोद गठबंधन ने हाल ही में यूपी के शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सपा राष्ट्रीय, हालांकि नाहिद को उसके खिलाफ दर्ज कई मामलों में से एक में गैंगस्टर एक्ट के तहत, गैंगस्टर एक्ट जो कानून है, 16 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। यह उनका एक बैकड्रॉप है। कैराना हसन परिवार का गढ़ रहा है, मैं जिनकी भी बात कर रहा था, नाहिद की। इस बीच बीजेपी ने मृगांका सिंह को इस सीट से उतारा है। मृगांका सिंह को इस सीट से उतारा है। आपको पता है यहां जबरदस्त फाइट हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जो नाहिद हैं वो उनका जो पलड़ा था यहां भारी हो गया, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। 2017 में कैराना सीट से सपा के निहाद हसन ने जीत हासिल की थी, जिसमें मृगांका दूसरे नंबर पर थी। हालांकि दोनों को निहाद की बहन इकरा निच से चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जिन्होंने जनवरी में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। ये वहां का मामला है। थाना भवन में आते हैं। यूपी के गन्ना विकास मंत्री और भाजपा नेता सुरेश राणा को थाना भवन सीट के लिए कांग्रेस के सत्य संयम सैनी और रालोद के अशरफ अली जलालाबाद नगर निकाय के पूर्व अध्यक्ष से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यह स्थिति है। 2017 के चुनावों में राणा, जिन्हें 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में भी नामित किया गया था, ने बसपा के अब्दुल वारिस खान को, ध्यान से इन सारे डिटेल्स को आप ध्यान से सुनिए, तब आप एनालाइज कर पाएंगे किस तरह के लोग खड़े हो रहे हैं, कौन जीतने जा रहा है, कौन हारने जा रहा है, और अगर कोई जीत रहा है या हार रहा है तो किस तरह की सरकार क्रिएट होगी। चुनाव में राणा 2013 में दंगों में भी नामित किया गया था, बसपा के अब्दुल वारिस खान को 16,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। हालांकि 2012 के चुनाव में राणा ने रालोद के अशरफ अली को 265 मतों के अंतर से हरा दिया था। 265 मतों। अब आइए वहां से, अब आते हैं गढ़, देखते हैं क्या बैकग्राउंड रहा है, उस पर थोड़ी सी बात करें। कैराना 1970 के दशक से कैराना विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व हसन या सिंह द्वारा किया गया है। दो परिवार हैं, काफी पॉलिटिकल पावरफुल परिवार हैं। 1973 में बशीर अहमद और 1989 में राजेश्वर बंसल को छोड़कर। इस जमाने में ये दोनों जीते थे, जिसे माना गया था कि उनका परिवार जो है वो पूरी तरह से फेल हुआ था। दिवंगत भाजपा के दिग्गज नेता हुकुम सिंह ने 1996 से लगातार 4 बार सीट जीती और बाद में 2014 में लोकसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया, याद रखिए। अब आइए, तब से नाहिद हसन ने कैराना विधानसभा सीट से 2 बार सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। 2014 के उपचुनाव में भाजपा के अनिल कुमार, 2017 में हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को हराया। आप समझ गए। अब आते हैं पार्टियों को प्रभावित करने वाले कारक। भाजपा ने जाट समुदाय से 17 उम्मीदवार उतारे हैं। जाट समुदाय से 17 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि रालोद ने 12 और सपा ने 6 उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि इस बार जाटों की भगवा उद्देश्य के प्रति निष्ठा, आपको याद होगा, कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक को एकदम पोलराइज करने की कोशिश इस बार पूरी तरह से नजर आई है हमें। या चूंकि देखिए, ये कंसेप्ट लाना कि और भी अगर आप एक बड़ी संख्या को अपनी तरफ, कम से कम उसके सेंटिमेंट को भी उभार कर अगर आप अपनी तरफ ले आते हैं, तो आपको ये लगेगा कि आप कामयाब हो गए हैं। लेकिन हो सकता है चुनावी गणित में, हो सकता है चुनावी राजनीति में ऐसी सक्सेसफुल थ्योरी कहलाती हो, लेकिन देश के निर्माण के मामले में, देश की स्टेबिलिटी के मामले में, देश की एकता अखंडता के मामले में यह अच्छी बात नहीं है। खैर, विशेष रूप से मुजफ्फरनगर में, चूंकि आपको याद होगा दंगे का इतिहास है, डगमगाती दिख रही है और अब वापस ले लिए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर समुदाय के भीतर गुस्सा है। क्या हुआ, किस बात को लेकर गुस्सा है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको लग रहा है अगर सरकार ने वापस गुस्सा, उनको यह लग रहा है कि यानी 1 साल से ज्यादा हम जिस मुसीबत को झेलते रहे, जिसमें किसानों की शहादत हो गई, जिसमें किसानों पर गाड़ियां भी चढ़ गई इसी दौरान, उस वक्त आप समझ सकते हैं कि उस वक्त कहीं ना कहीं लगा होगा, अच्छा यानी कि आप गलत थे, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास, आपकी गलती का नुकसान जो है, आपकी गलती का खामियाजा किसानों ने भरा है, आप मतलब सरकार ने। 2017 में कई लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन किसान विरोध के दौरान पार्टी के सदस्यों द्वारा फेंके गए खालिस्तानी आतंकवादी बयानों से उबर नहीं पाए। किसानों पर खालिस्तानी, चूंकि उनके सर पे पगड़ियां थी, ये तो लगभग देखिए, जब प्रधानमंत्री ऐसा बयान देता है, जब वो कहता है कि कपड़ों से पहचानिए, रंग से पहचानिए, तो तय है कि ऐसे ही स्टेटमेंट आएंगे। अब आइए, जाट किसानों का एक पूरा वर्ग भी है जिन्होंने 2017 में, मैं आपको जाटों को इसलिए बता रहा हूं, वो वहां बहुत पावरफुल वोट बैंक है उनका। 17 में भाजपा को वोट दिया था, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी और नौकरियों की कमी के कारण अब उस फैसले पर खेद है।
इस बीच एसपी और रालोद जाट और मुस्लिम समुदायों के बीच एक बार की पुरानी दोस्ती का फायदा उठाने की कोशिश की है। हमेशा से दोनों करीब रहे हैं। हालांकि जब पहले चरण के चुनाव के लिए टिकटों की घोषणा की गई तो चीजें डाउनहिल होने लगी थी, चीजें डाउन होने लगी। उस वक्त ये चीजें उतनी सरफेस में नजर नहीं आ रही थी। खैर, 40% मुस्लिम आबादी वाले जिले मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और फिर भी यहां सपा रालोद गठबंधन द्वारा मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों से एक भी मुस्लिम समुदाय से नहीं था। जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त राजनीतिक लड़ाई चल रही है। जाति, व्यवस्था, धर्म के नाम पर सब हर चीज पर भी बंटवारा हो सकता है, हो रहा है, चल रहा है। यह समुदाय के कुछ लोगों को साथ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा कहा जाए। धर्मनिरपेक्ष दलों अंडर ब्रैकेट धर्मनिरपेक्ष दलों और गठबंधनों पर अक्सर मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया जाता है। ये मैंने आपके सामने ये फर्स्ट फेज के जो इलेक्शन हुए पूरे परसेंटेज के साथ, पूरे डिटेल के साथ, अब मैं आपको बताने वाला हूं सेकंड फेज में जो इलेक्शन यानी कि जो 15 तारीख को हुआ उसमें क्या क्या हुआ।